अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम 7 से 8 के साथ मैं हूं सबा शेख। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साल, क्या खोया क्या पाया। वजीर आजम इमरान खान आज अपनी हुकूमत का जायजा पेश किया, कारकर्दगी के हवाले से बताया। उन्होंने एक बार फिर कहा कि 3 साल बड़ी मुश्किल से गुजरे हैं। पाकिस्तान के पास कर्ज वापस करने के लिए भी पैसे नहीं थे, मजबूरी में IMF के पास गए। जब हम पैसे वापस करने लगे तो कोरोना आ गया। इमरान खान ने अपोजिशन की तरफ इशारा करके कहा कि माफियाज पाक फौज के पीछे पड़ी है ताकि वो हुकूमत को गिरा दे। वजीर आजम कहते हैं कि टैक्स वसूली में इजाफा हुआ है, तरसीलात ज़र बढ़ गए हैं, किसान खुशहाल हो गए हैं, इंडस्ट्रीज तेजी से तरक्की कर रही हैं। खान साहब कहते हैं अपनी सरकार में 3 साल करप्शन के खिलाफ जंग लड़ी है। पंजाब के एंटी करप्शन ने नून लीग के दौर में 2.5 अरब रुपए रिकवर किए थे, जबकि मौजूदा दौर में अब तक 450 अरब रिकवर कर चुकी है। नैब ने भी 519 अरब रुपए रिकवर किए। प्राइम मिनिस्टर ने मजीद कहा कि खवातीन को उनके हुकूक दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मोबाइल फोन के मनफी असरात के हवाले से भी उन्होंने बात की कि जो हमारी सोसाइटी पर पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मीनार पाकिस्तान पर खातून से बदसलूकी की इंतहाई शर्मनाक ये वाकया पेश आया। तो ये सारी सूरत हाल है। आज 3 साल कारकर्दगी PTI की जानिब से पेश की गई है और इस ओवरऑल सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सदर ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन राना आसिफ हबीब साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और आप हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। राना साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान की हुकूमत में खवातीन और बच्चों के साथ बदसलूकी के वाकयात में इजाफा हुआ या फिर कमी आई? रिकॉर्ड क्या बताता है? देखिए, अगर आप 2011 से 2017 तक के शवाहिद देखें तो खवातीन के साथ तकरीबन 55,000 के करीब उनके वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के वाकयात पेश आए और उसको अगर एवरेज लें तकरीबन 7,000 के करीब। मगर अगर 2020 का डेटा देखें तो 9,114 वाकयात हैं। इसका अच्छा। मतलब है इसके अंदर 20% जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। उसका कतन मसला हुकूमत की नाकामी नहीं है। उसमें ये वजह भी हो सकती है कि अवामुन्नास को शऊर आया हो और रिपोर्टिंग बढ़ गई हो और लोगों ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया हो, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी जो बहुत बड़ा एक कमाल है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने लोगों को एक ऐसी आगाही फराहम की है आपके शोज से और चीज़ों से, तो लोगों में एक वो हिम्मत और हौसला पैदा हो गया है कि अब कम से कम लोग इसको रिपोर्ट करते हैं, लोग घरों में इसको छुप के नहीं बैठते। तो ये तो ख़वातीन के हवाले से। अगर आप बच्चों के हवाले से देखें तो 2018 में जो है वो 3800 बच्चों के साथ वाकयात पेश आए। फिर 2019 में इसमें डिक्रीज़ आता है और ये 2800 के करीब आता है। और इसी तरह फिर 2020 में अगर आप देखें तो 2960 यानी 5% इंक्रीज़ होता है। सही। लेकिन अफसोस से कहना ये पड़ता है कि 2014 में हमने कौमी एक्शन प्लान बनाया था और उसका 20वां नुकात कहता है कि हमने निज़ाम में फौजदारी अदल को अंदर इस्लाहात लानी थी। वो लाने में हम अब तक नाकाम हुए हैं, जिसमें पुलिस, प्रोसिक्यूशन, मेडिको लीगल सिस्टम, इन 3 सिस्टम्स के अंदर अगर इस्लाहात आ जाती तो शायद बच्चों पे और ख़वातीन पे तशद्दुद के वाक़यात में कुछ कमी आती। अगर इस्लाहात आ जाती तो इन वाक़यात में डेफिनेटली कमी आती। कुछ खारजा पॉलिसी के वजह से बात करते हैं, इसने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर ख़जाना खारजा खुर्शीद कसूरी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। खुर्शीद साहब, आप इमरान खान की हुकूमत के 3 सालों में उनकी खारजा पॉलिसी को कैसे देखते हैं? अफसोसनाक कहेंगे या फिर बड़ी शानदार रही? मैं इस किस्म की बात करता ही नहीं है, बिल्कुल सेंसलेस किस्म की चीज़ है। को पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। हमने देखना है कि मसाइल क्या थे पाकिस्तान के। एक तो जब पिछले 3 साल के जो अहम मामलात हैं, एक तो नरेंद्र मोदी साहब जो हैं हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म, उन्होंने कश्मीर का मसले को मज़ीद गंभीर बना दिया और आर्टिकल 370 को और उसके बाद आर्टिकल 35 को जब उन्होंने हज़फ किया और जिस तरह उन्होंने फिर जो अवाम है वहाँ के कश्मीर के, उनको जिस तरह दबाया और उनकी जो इंफॉर्मेशन का टोटल बैन कर दिया और 4G टेक्नोलॉजी भी से भी उनको महरूम रखा कोरोना वायरस के दौरान भी। और एक बहुत बड़ा चैलेंज था पाकिस्तान के लिए, जो कि इंटरनेशनली एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि काफ़ी उसकी पब्लिसिटी हुई। हिंदुस्तान जो जुल्म कर रहा था उसमें पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने एक अहम रोल अदा किया दुनिया को बताने में, और इंटरनेशनल मीडिया जो है उसने बहुत भारी तनकीद की भारत पे। तो एक तो ये मामला बहुत अहम था। नंबर 2, एक वाक़या जो था वो इस दौरान जो डोकलाम पे
और इनके उसके बाद चीन के लद्दाख में जो इंडिया के साथ आपस में कॉन्फ्रंटेशन हुई, झगड़ा हुआ, जिसमें हिंदुस्तान की बहुत सी अमवात भी हुई, उसकी वजह से एक नई सूरत हाल पैदा हुई, जिसमें एक लिहाज से कहा जा सकता है कि कश्मीर के मसले में चीन भी एक फरीक बन गया, क्योंकि चीन ने बहुत शदीद एतराज़ किया जो हिंदुस्तान ने ये चेंजेस की, क्योंकि चीन ने कहा बिल्कुल रैपिड चेंजेस पार्टी है, और भारत ने उसको मज़ीद ख़राब कर दिया सारे मामले को, ये कह के ना सिर्फ ये कि हम कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान लेंगे, आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान, बल्कि उन्होंने कहा हम अक्साई चीन भी लेंगे। चीन का जो इलाका है कश्मीर का एक ज़माने में जो हिस्सा था, तो वो मैं समझता हूँ बड़ी तेजी से वहाँ पे डेवलपमेंट हुई। जी सर, अमेरिका से एक बार फिर रूस और चीन से कुर्बत पाकिस्तान पर कितना असरअंदाज होगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमने को अमेरिका से जंग नहीं की, ना हमने दूरी की। ये अमेरिका ने खुद फैसला किया कि वो भारत को अपना स्ट्रेटेजिक अलाई समझता है चीन के खिलाफ। हम तो चीन के खिलाफ किसी महाज में जा ही नहीं सकते, तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं। ये फैसला तो अमेरिका ने किया है ना कि वो, और भारत इसके लिए अगर तैयार है कि वो अमेरिका का नत्थी बन जाएगा चीन की मुखामे में, तो पहली बात तो यह है कि हम वो रोल अदा नहीं कर सकते। नंबर 2, हमारी ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि जो नॉर्मल ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, यानी कि तिजारत के हैं या तालीम के सिलसिले में, मुझे याद है जब मैं वज़ीर ख़ारजा था तो दुनिया का सबसे बड़ा जो फुलब्राइट प्रोग्राम था वो पाकिस्तान के साथ था, अमेरिका का। तो इस किस्म के एरियाज़ में, और फिर अगर अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने इतनी इन्वेस्टमेंट की है तो वो भी यही उसको चाहेगा ना कि वो सारी मिट्टी में ना मिल जाए जो उसकी एफर्ट्स हैं, और वहाँ कुछ ना कुछ बच जाए। वो तभी बचेगा अगर वह इस्तेहकाम आएगा। तो उस हिसाब, अगर उस एरिया में देखें तो अमेरिका का और पाकिस्तान का कन्वर्जेंस है, यानी कि हमारे दोनों ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आए। अगर अमेरिका का कोई और मकसद है, वो मैं समझता हूँ पूरा इसलिए अनलाइकली है कि जिस किस्म की हुकूमत आई है वो अमेरिका को वो नहीं ऐसे हालात अब वहाँ मौजूद मिलेंगे जिनमें वो खित्ते के ममालिक के ख़िलाफ़ कुछ कदम उठा सके। खित्ते के जो मालिक हैं ईरान, चीन, रूस, पाकिस्तान। रूस में इसलिए कह रहा हूँ कि फॉर्मर सोवियत यूनियन की जो रियासतें हैं, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, जिनके अफगानिस्तान से बॉर्डर मिलते हैं, जिनके पीछे रूस खड़ा है, और रूस की अपनी 20% आबादी मुसलमानों पर बिल्कुल सर। बहुत शुक्रिया खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे। राना आसिफ हबीब साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। तो अब कुछ बात करते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्रीज में मजीद कुछ चेंजेस आ रहे हैं। इमरान खान अपनी हुकूमत बनने के बाद बार बार कहते रहे कि पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड और हॉलीवुड को कॉपी करने में लगी है, जिससे मुल्क में फहाशी में इजाफा हुआ है। उन्होंने बार बार कहा कि तुर्की के ड्रामे अरतुगरुल गाजी की तर्ज पर ड्रामे बनने चाहिए, लेकिन इस पर 3 सालों में कोई काम नहीं हो सका। लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान ने इमरान खान के विजन के मुताबिक मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर और बड़े सगीर के मशहूर शायर मिर्जा गालिब की जिंदगी पर ड्रामा सीरीज बनाने का ऐलान कर दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान मुश्तरका तौर पर ये सीरीज बनाएंगे। ज़हीरुद्दीन बाबर मुगल सल्तनत के बानी हैं, जिनकी बड़े सगीर पर बादशाहत का आगाज 1483 में हुआ था, और इससे कबल पाकिस्तान ने तुर्की के साथ मिलकर सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी पर ड्रामा सीरीज बनाने का ऐलान भी किया था। और इसी ज़िम्न में दोनों ममालिक के प्रोडक्शन हाउसेज मुश्तरका तौर पर काम करेंगे। इस हवाले से एक मुआहदे की तस्वीर भी मीडिया पर नशर की जा रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल, सलाहुद्दीन अय्यूबी फातेह क़िबला अव्वल हैं, जिनके नाम से आज भी यूरोप कांप उठता है।
वो मुसलमानों के अजीम रहनुमा और जंगजू के तौर पर याद किए जाते हैं। हुकूमती फैसलों को पाकिस्तानी अदाकार कैसे देखते हैं, इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक्टर फैसल कुरैशी। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। फैसल, पाकिस्तान में के ड्रामों को लेकर बहुत से अदाकारों को शिकवा था कि अब पाकिस्तान ने खुद दीगर मुल्कों के साथ मिलकर तारीखी शख्सियात पर बड़े ड्रामे बनाने का ऐलान किया है, तो कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे ख्याल से रिसेंटली इस तरह की चीज़ें हमने सुनी कि फवाद चौधरी साहब जो है वो अपना पोर्टल भी लॉन्च कर रहे हैं, जो वो लॉन्च ऑलमोस्ट हो चुका है। अब ये कहना कि इस तरह की प्रोडक्शंस होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए जी। जो हमारी थोड़ी सी एक समझ लेंगे नाराज़गी हुई थी, वो यही हुई थी कि आप कोई भी चीज़ अगर चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में हो तो मतलब ज़्यादा फले फूले और इंडस्ट्री, तो उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसको लोकली प्रोड्यूस करें, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और बिल्कुल ये होना चाहिए और वेरी थैंकफुल टू हिम, आई मस्ट से। ठीक है। अच्छा फैसल, व्हाट डू यू थिंक कि इस तरह की को प्रोडक्शंस में लैंग्वेज का इशू आएगा? और डेफिनेटली ये एक बड़ा इशू है। देखिए जी, ये कोई पहली दफा नहीं होने जा रहा है। हमारे मुल्क में आज से बहुत साल पहले मलेशिया के साथ हमने को प्रोडक्शंस की हैं, टर्की के साथ बहुत सारी हमारी को प्रोडक्शंस हुई हुई हैं, मनीला के साथ हमारी बहुत सारी को प्रोडक्शंस हुई हुई हैं। और होता ये था कि जो एक्टर्स हैं ऑब्वियसली वो आपस में जब उनकी रैपो डेवलप होती है तो वो अंडरस्टैंड करते हैं, बिकॉज बीच में कोई एक रास्ता निकाल लिया जाता है जिसमें आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। आज स्पेनिश एक सीरीज है जिसने दुनिया भर में बहुत बड़ा नाम कमाया और पूरी दुनिया उसे देख रही है बिकॉज वो डब है। या हम सब ने, पूरे पाकिस्तान ने अर्तुगरुल जो है वो बड़े शौक से देखा, तो उसकी वजह ये है कि जी वो डब होके चूंकि हमें मिला तो हम सब ने पूरे पाकिस्तान। ठीक है फैसल, हमें यासिर ने भी ज्वाइन किया है। यासिर हुसैन से पूछते हैं कि यासिर, आप बताइएगा कि बिलाखिर पाकिस्तान ने अब अर्तुगरुल तर्ज के ड्रामे बनाने का फैसला कर लिया, तो कैसे देख रहे हैं आप हुकूमत के इस इनिशिएटिव को? हमारा टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया कि जब भी पाकिस्तान किसी भी तरह कोलैबोरेट करने लगता है किसी से, तो समा टीवी मुझसे ज़रूर इजाज़त लेते हैं। मैंने अभी ये सुना कि पाकिस्तान कोई कोलैबोरेशन कर रहा है और गालिब पर और बाबर पर एक टीवी ड्रामा बन रहा है या सीरीज़ बन रही है। तो मेरे ख्याल में कोलैबोरेशन कभी भी किसी भी मुल्क के साथ हो तो अच्छी बात है, क्योंकि कोलैबोरेशन बराबरी की सतह पे होती है। हमारे आर्टिस्ट भी इसमें होंगे, उनके भी होंगे, हमारे टेक्नीशियंस भी होंगे, उनके भी होंगे, शायद हमारी भी इन्वेस्टमेंट हो, उनकी भी इन्वेस्टमेंट हो। तो आई थिंक बराबरी के लेवल पे अगर ये सब कुछ हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हमारे बहुत अच्छे अच्छे फनकार और टेक्नीशियंस उसमें काम करेंगे और बाहर वालों से हमें और उन लोगों को हमसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं तो हमेशा से कोलैबोरेशंस के हक़ में हूँ और पाकिस्तान टर्की के साथ मिलके भी एक सीरीज़ बना रहा है जो अदनान सिद्दीकी और हुमायूं सईद साहब कर रहे हैं, जिसमें वो भी बहुत अच्छी एफर्ट है। इसी तरह की चीज़ें होनी चाहिए, हमें मिलके काम करना चाहिए और बराबरी की सतह पे करना चाहिए। तो मुझे तो बहुत खुशी है कि हो रहा है और ये बहुत खुशाइंद है और आगे भी इसी तरह के काम होते रहें। चले यासिर, अभी तो सिर्फ ऐलान हुआ है, अभी काफ़ी काम करना बाकी है इन ड्रामों के लिए, लेकिन अगर आपको ऑफर होती है तो आप काम करेंगे? बिल्कुल जी, अगर मुझे कास्ट किया जाएगा तो आई एम एन एक्टर, मैं ज़रूर काम करूँगा और कोई भी एक्टर आई थिंक इनकार नहीं करेगा। जो कहानियाँ हैं ये कोई घरेलू कहानी तो है नहीं, ये सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो बड़े स्केल पे ही बनाई जा सकती हैं और ऐसे बड़े स्केल के प्रोजेक्ट का कोई भी पार्ट बनना चाहेगा, मैं क्या कोई भी करना चाहेगा। बाकी जिस कॉन्टेक्स्ट में आप इस बात को पूछ रहे हैं तो मैंने पहले भी कभी मना नहीं किया था काम करने का। मैंने सिर्फ ये कहा था कि बराबरी की सतह पे काम किया जाए, यहाँ से एक अदाकार और वहाँ से 40 अदाकार ना लिए जाएं, 20 अदाकार यहाँ से और 20 वहाँ से लिए जाएं, कोई बुरी बात नहीं है। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हुसैन एंड फैसल कुरैशी हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। तो जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं क्रिकेट वर्ल्ड की। एहसान मानी की पीसीबी से इनिंग्स का खात्मा हो गया। अब पाकिस्तान क्रिकेट में राजा का राज होगा।
एहसान मानी ने बतौर चेयरमैन पीसीबी मजीद काम करने से इनकार कर दिया। वजीर आजम इमरान खान ने साबिक कप्तान रमीज राजा को चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगाने की मंजूरी दे दी। रमीज राजा 1992 की वर्ल्ड कप फातेह टीम का हिस्सा थे। 90 की दिहाई में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे, जबकि 1984 में डेब्यू करने वाले 59 साला रमीज राजा ने 57 टेस्ट मैचेस में 2 सेंचुरीज की मदद से 2833 रन बनाए। 198 वनडे मैचेस में 5841 रन स्कोर किए, जबकि 9 सेंचुरीज और 31 डिफ सेंचुरीज भी उनके नाम रही। तो इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे कादिर ख्वाजा। और उससे पहले कि मैं रमीज राजा के बारे में पूछूं, मुझे जरा ये बताएं कि एहसान मानी ने मजीद काम करने से इनकार क्यों कर दिया? कोई वजह सामने आ सकी कादिर? बहुत शुक्रिया सबाब। सबसे पहले तो आपको बताएं कि जो एहसान मानी का 3 साला टेन्योर था, उसमें काफ़ी अरूजो ज़वाल भी उनको देखने को मिले, काफ़ी तनकीद का उनको सामना करना पड़ा। जब टीम बाहर जाती थी पाकिस्तान से या यूएई से बाहर खेलने, तो उसके बाद उनको काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ता था। जब टीम सिलेक्शन पर काफ़ी सवालात उठते थे, टीम मैनेजमेंट पर काफ़ी सवालात उठते थे। उसके बाद असल वजूहात ये हैं कि एक मरतबा जो सीएम बलूचिस्तान हैं, जब हमने उनका इंटरव्यू भी किया था, जब वुमेन चैंपियनशिप क्वेटा में हुई पहली मरतबा, तो उसमें उन्होंने काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया। सीएम बलूचिस्तान जो जाम कमाल खान है, वो उन्होंने भी शिकायत की वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, जो पैटर्न इन चीफ हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, एहसान मनी एंड पार्टी के रवैये की वजह से, कि उन्होंने किसी किस्म की कोई ट्वीट नहीं की, कोई उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया इस टूर्नामेंट के हवाले से। क्वेटा में ख़वातीन का टूर्नामेंट हुआ। दूसरी बात यह है कि कश्मीर प्रीमियर लीग, जो पूरी दुनिया में मैसेज जा रहा था कश्मीर प्रीमियर लीग का, उस हवाले से कश्मीर प्रीमियर लीग की मैनेजमेंट ने जब राब्ता किया एहसान मानी के साथ, तो उन्होंने किसी किस्म का उनको कोई जवाब नहीं दिया। इवन जो नॉन कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर थे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर थे, उनको भी एनओसी जारी नहीं किया। उसके बाद जब कश्मीर प्रीमियर लीग की मैनेजमेंट ने वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की, फिर उसके बाद जो डोमेस्टिक के प्लेयर थे उनको इजाजत दी गई। जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर थे उनको कश्मीर प्रीमियर लीग खेलने की इजाजत नहीं दी गई। वो ठीक है, लेकिन ये बताएं कि काम ना करने की वजह क्या सामने आई? देखिए, एहसान मानी के साथ जो अंदरूनी मामला थे चीफ एग्जीक्यूटिव के भी, वो भी खराब चल रहे थे। काफी शिकायत के अंबार थे। उन्होंने इस वजह से मौजरत कर ली थी। हालांकि वजीर आज़म जो पाकिस्तान है इमरान खान, उन्होंने एहसान मानी को फोर्स किया था कि जो आईसीसी के बकाया इवेंट्स हैं, जिसमें आपने बिड देनी है, जिसमें आपने उनके साथ उनके जो अपने इवेंट्स करवाने हैं, तो वो अपनी मुद्दत पूरी कर लें। जनवरी फरवरी 2022 तक का टाइम उन्होंने दिया था कि आप 5 से 7 माह तक काम कर लें, फिर उसके बाद आप जो है वो फ्री हैं। हालांकि ईद उल फितर पर हमने ये खबर दी थी, जो साबिक कप्तान है राशिद लतीफ, उन्होंने भी ये दावा किया था कि नथिया गली में वजीर आज़म के साथ मुलाकात हुई थी एहसान मानी की, तब भी उन्होंने इस्तीफा पेश किया था। तो तब इस्तीफा कबूल नहीं किया था एहसान मानी का। एहसान मानी चूंकि इस वक्त उनकी उम्र भी उस लिहाज से नहीं है काम करने की, और काफी तनकीद भी होती रही है, तो वो एग्जॉस्ट हो चुके थे, वो मजीद काम करना नहीं चाहते थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। को अभी तक बाकायदा चेयरमैन पीसीबी तकर्रुर तो नहीं किया गया, लेकिन उनके नाम की मंजूरी की खबरें जो है वो सामने जरूर आ रही हैं। साथ ही कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस हवाले से पीसीबी को कुछ रुकावटें भी हैं, ऐसा कुछ है? देखिए, रमीज राजा का नाम वजीर आज़म हाउस से ही आज हमारी खबरें चली हैं कि फाइनल हो चुका है, और 2 नाम आएंगे, असदुल्ला खान का और रमीज राजा का। बोर्ड ऑफ गवर्नर के एज ए नामजदगी उनकी हुई है, और 4 सितंबर 2021 को उनकी दोबारा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स उनको इलेक्ट करेंगे, और बाकायदा तौर पर जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग होगी वो कॉल होगी, उसके बाद उनका नाम आएगा। 2 बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई नाराजगी का इजहार कर रहा है। और रमीज राजा का आपको पता है वास्ट एक्सपीरियंस है इस हवाले से, कमेंटेटर भी रह चुके हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव भी रह चुके हैं 2004 में, तो उनके पास काफी एक्सपीरियंस है इस हवाले से कि वो क्रिकेट को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, मैनेजमेंट को बखूबी तरीके से उसको संभाल भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। क्योंकि एक एनालिस्ट जो होता है वो पूरी नजर रखता है हर प्लेयर पर, डोमेस्टिक लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक। तो ये बड़ी अच्छा एक फैसला है, देखने को आ रहा है कि रमीज राजा खास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमान संभालेंगे, और आगे अगले जो नेक्स्ट 3 साल का टेन्योर है उनका, वो काफी मुस्बत होगा उनके लिए। और नीचे जो टीम है वो काफी थोड़ी सी परेशान दिखाई देती है। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के जो कोचेस हैं वो काफी परेशान दिखाई देती है। टीम है जो परेशान दिखाई देती है, इस हवाले से बताइए, ये इस टीम को क्या प्रॉब्लम है? देखिए, इनके आपस के, हालांकि जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के कोचेज हैं
वो इनके साथ काम कर चुके हैं। 1992 का वर्ल्ड कप इनके साथ खेल चुके हैं जो कोचेज हैं। लेकिन रमीज राजा चूंकि अपने यूट्यूब चैनल पर और तबसरे भी देते रहे हैं, उसके बाद मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये जो बंदा है इस तरह काम ये उस लिहाज से नहीं कर रहा जो इसकी एक्सपर्टीज हैं। तो ये भी उनको काफी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि रमीज राजा आएंगे, जिस तरह मोहम्मद हफीज के खिलाफ काफी उन्होंने बयानात दिए हैं रमीज राजा ने। उसके बाद जो बाकी जो वसीम खान है वो भी चीफ एग्जीक्यूटिव जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो भी जराए ये बताते हैं कि काफी हलचल मची हुई है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड ऑफिस में और नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। तो रमीज राजा की तो जो नामजदगी है उससे काफी परेशानियां लाहक हो सकती हैं। मिसबा उल हक जो है वो इस वक्त कहते हैं कि हॉट वाटर में है और मिसबा उल हक चूंकि इस वक्त आइसोलेशन में है वेस्ट इंडीज में, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हो सकते हैं कि मिसबा उल हक, मोहम्मद हफीज और जो बाकी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के कोचेज हैं उनको काफी परेशानी का सामना रमीज राजा की वजह से उठाना पड़ सकता है। प्रोग्राम 7 से 8 में वक्त हुआ एक ब्रेक का, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। सुना था जिन्नात इंसान का रूप धारकर मिठाई की दुकान पर जाते हैं, जहां की पसंद आ जाए उस दुकानदार के वारे न्यारे हो जाते हैं। जिन्नात किसी के वजूद में आ जाएं तो वो हवा में उड़ने लगता है। लेकिन ये नहीं पता था कि जिन्नात लापता शहरियों का पता भी बताते हैं। जी हाँ, आज सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद के केस की समाअत के दौरान भी जिन्नात का तज़किरा हुआ। लापता शहरी उस्मान गनी के भाई ने दावा किया कि उसे जिन्नात ने बताया है कि उसका भाई मलीर जेल की बैरक नंबर 2 में है। तफ्तीशी ऑफिसर ने दावे की तरदीद कर दी। कहा जेल से मालूमात हासिल कर ली। उस्मान गनी वहां नहीं जिस पर अदालत का रेंजर्स प्रोसिक्यूटर से मुकालमा हुआ। अदालत ने कहा ये तो काम के लोग मिल गए आपको। दीगर अफराद की तलाश के लिए भी जिन्नात से मदद ली जा सकती है। अदालत ने उस्मान गनी के भाई को मलीर जेल का दौरा कराने का हुक्म दे दिया। इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं माहिर इल्मुल आदात कनान चौधरी और साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे मजहबी स्कॉलर बिलाल कुतुब साहब। सबसे पहले कनान चौधरी से बात करते हैं। कनान, जरा आप सबके बारे में बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, महंगाई कम होगी या नहीं होगी। इल्मुल आदात की बुनियाद पर क्या ये बता सकते हैं कि कौन शख्स इस वक्त कहाँ है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने और अस्सलाम वालेकुम। सुनने वालों को भी मैं कहूँगा कि ये जरा जवाब गौर से सुन लें जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ अपने थोड़े से नॉलेज की बेस पे। देखें, इल्मुल अदात से या एस्ट्रोलॉजी से या कोई भी ऑकल्ट साइंसेस का नॉलेज हो तो उससे ये ज़रूर कैलकुलेशन की जा सकती है कि कोई शख्स किस हाल में है, प्रॉब्लम में है, कैद में है या सफ़र बैरून मुल्क है या मुल्क के अंदर है, वो अच्छे हालात में है, बुरे हालात में है, ये ज़रूर मालूम किया जा सकता है। लेकिन इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती कि जो एग्जैक्ट मैप की शक्ल में बता दे कि एग्जैक्ट यहाँ पर इस नंबर की जगह पे फलां जगह पर मौजूद है। ऐसी एस्ट्रोलॉजी में भी, इवन इल्मुल अदात में, टैरो में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और अगर कोई किसी को ये बात कहता है इल्मुल अदात, एस्ट्रोलॉजी या किसी भी ऑकल्ट साइंसेस को यूज करके, तो वो शायद मिसगाइड कर रहा है, क्योंकि इस तरह की कैलकुलेशन नहीं होती। हाँ, ये जरूर पता चलता है कि शख्स किस हाल में है, उसके हालात अच्छे चल रहे हैं, बुरा टाइम चल रहा है, या इवन कैद में भी अगर हो, जेल वगैरह हो, तो सजा भी नजर आ जाती है कैलकुलेशन में। जैसा कि मैंने एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के बारे में बताया था कि उनको सजा होगी, आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में पेशगोई की थी कि उनको सजा होगी। तो ये कैलकुलेशन में जरूर आता है, लेकिन एग्जैक्ट जिस तरह आप बता रही हैं कि वो मैप वाली सिचुएशन कर दी गई कि यहाँ पे फलां शख्स मौजूद है, ये नंबर है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती कि जिसमें कैलकुलेशन से एग्जैक्ट तस्वीर खींची जा सके या प्रॉपर लोकेशन दी जा सके। ऐसा मुमकिन नहीं है। सही, मतलब करीब करीब आप लोग कैलकुलेट तो कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली आप नहीं बता सकते, ये कहना चाह रहे हैं कनान आप? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं, कंडीशन कैलकुलेट कर सकते हैं कि शख्स अच्छी सेहत भी कैलकुलेट की जा सकती है कि उसका सेहत के हवाले से टाइम कैसा चल रहा है, उसको कोई लीगल इश्यूज तो नहीं है, ये टाइम कैसा चल रहा है, इज़्दवाजी जिंदगी कैसी चल रही है। वो शख्स अगर बैरून मुल्क है तो उसकी कैलकुलेशन भी हो जाती है कि वो आउट ऑफ कंट्री है या सफर के दौरान है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन का ये तरीका होता है कि शख्स अपनी जाए पैदाइश पर है या वहां से दूसरे मुल्क में है, तो इस तरह पता चल जाता है। लेकिन ये जो सिचुएशन आप बता रही
रही हैं, ऐसा कैलकुलेशन में कुछ नहीं होता। ठीक है, ओके, बिल्कुल। बिलाल कुतुब साहब ने भी ज्वाइन किया है। बिलाल साहब, जो बातें अमलियात वाले या इल्मुल आदात वाले बताते हैं, तो शरीयत में इन मालूमात पर क्या यकीन करने का क्या हुक्म है? देखिए, शरीयत का तो इससे कोई दूर ताल्लुक नहीं है। ये दो तरीके हैं, जो कि ग्रीक हैं या इंडियन माइथोलॉजी है, जिनसे कि हमने सारी चीजें पिक की हैं। आज आप गौर फरमाइए कि व्हाट्सएप के ऊपर भी कई पीर हजरात जो हैं वो मार के लोगों को दम कर रहे हैं। कई स्कॉलर्स हैं जो नए कंस्ट्रक्शन हो गई। लेकिन ये सारे काम जो जायचे कि अभी भाई बता रहे हैं बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, लेकिन वो हरगिज नहीं कह रहे कि हम लोकेशन को जायचे बना के बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम हालात को बता सकते हैं सितारों के पोजीशन के मुताबिक। ये ठीक है, पहले भी होता था काम, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बुखारी शरीफ में रोका तो मुसलमान उससे बात आ गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वाहिद वो नबी अल्लाह है जिन्होंने मांग के ताकत ली और खुद उन तक पैगाम लेकर आता था। लेकिन कमाल बात है, उम्मत मोहम्मद में हर शख्स के पास अपना प्राइवेट हुदहुद मौजूद है और उसने उस हुदहुद का नाम रखा हुआ है मौकल। और ये तख्लीक किया उसने लफ्ज अपने पैगाम रसानी के लिए कि मुझे उसने आके कानों में बताया। इसके लिए दो लोग होना बड़ा जरूरी है, एक नालायक आमिल का और एक जाहिल मुर्शद का। इनकी मिली भगत जब तक ना हो तो नेचुरल ताकतें आपको ना हुक्मरानी करा सकती हैं, ना खौफ पैदा कर सकती हैं और ना हराम कमाने पे आपको मजबूर कर सकती हैं। बिल्कुल। अच्छा बिलाल कुतुब साहब, बिल्कुल जिस तरह मुझे समझ आ रहा है आप भी यही बात कह रहे हैं कि एग्जैक्टली तो ये नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वो तो ये बता रहा है कि वो बैरक नंबर 2 में मौजूद है। मतलब इतना यकीन कैसे, इतनी कैलकुलेशन कैसे? देखिए, इस मुल्क के अंदर जहाँ पे के 14 अगस्त को जो वाहियात किस्म के वाकयात होते हैं, जहालत का ये आलम हो, तो आपके ख्याल में इस मुल्क में साइकाइट्री या साइकोलॉजी कोई ऐसा इल्म है जो हमारे बापों के पास या व्हाट्सएप स्कॉलर्स के पास हो? ये साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं। और फिर इसके ऊपर आप यकीन कीजिए, अगर ये 4-6 दफा वाकया हो और हो गया तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है कि हुकूमत एक अदारा भी कायम कर दे जिन्नात का जो हम लेकर जाएंगे। हम बहुत ज्यादा ज़ईफ़ुल इर्तिकाद कौम है। हमारा ईमान जो है वो इन अशिया से ज्यादा अल्लाह के रसूल और सुन्नत रसूल पर इंतहाई मुख्तसर है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बिलाल कुतुब साहब इस अहम इशू के ऊपर हमसे गुफ्तगू। कनान चौधरी भी हमारे साथ थे। तो प्रोग्राम 7 से 8 में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, सो स्टे विद अस। अफगानिस्तान की सूरत हाल के पीसफुल हल के लिए वजीर खारजा 4 मुल्की दौरे पर हैं। तो वजीर आज़म इमरान खान को रूसी सदर ने टेलीफोन करके अफगानिस्तान में बदलती हुई सूरत हाल और 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया है। वजीर आज़म ने कहा कि अफगान अवाम की हिमायत में खड़ा रहना होगा। इंसानी ज़रूरियात और मुआशी बका के लिए आलमी बरादरी अफगानिस्तान की मदद करे। इमरान खान ने रूसी सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी है। ये बहुत अहम इन्विटेशन है। अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। तो तुर्की को भी अब शायद समझ आ गया है या फिर हालात ने समझा दिया है तुर्की को कि उसने अफगानिस्तान में रहने की जो जिद छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। तुर्क वजारत दिफा ने इंतहाई अहम बयान दिया है। वो कहते हैं कि तुर्क मुसल्लह अफवाज ने इस फख्र के साथ अपनी सरजमीन पर वापस आ रही है कि जिस जिम्मेदारी के लिए उन पर भरोसा किया गया था वो उन्होंने कामयाबी से निभाई है। आपको बताते चले कि तालिबान ने तुर्की को धमकी दी थी, या आपकी याद दहानी के लिए धमकी दी थी कि अगर किसी ने इसने 31 अगस्त से पहले अपने फौजी मुल्क से बाहर नहीं निकाले तो वह रद्द अमल के लिए तैयार रहे। दूसरी तरफ खबरें आ रही हैं कि अफगान तालिबान और शुमाली इत्तेहाद ने एक दूसरे पर हमला ना करने पर इत्तेफाक कर लिया है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ तालिबान कमांडर कारी फसीउद्दीन ने दावा किया था कि अफगानिस्तान के सूबे पंजशेर में तालिबान की पेशकदमी जारी है और उन्होंने शुमाली इत्तेहाद के साबिक अहम कमांडर अहमद शाह मसूद की रिहाइशगाह और वादी की अहम चोटियों पर कब्जे का दावा भी किया था। इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुमेरा खान, जो कि बहुत बेहतर तरीके से अफगानिस्तान की सूरत हाल बताती हैं। वहाँ पर ग्राउंड रियलिटी क्या है उनसे जानते हैं। सुमेरा, काबुल में जहाँ धमाका हुआ है इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है? तो पंजशेर की सूरत हाल का भी कुछ बताइएगा हमें। जी बहुत शुक्रिया किरण। मैं अभी बल्कि मुझे आज जगह नहीं मिली, फॉरेन फोर्सेस जो हैं उन्होंने ज़बरदस्ती कैमरा सेटअप वगैरह हटाया। मैं और मेरे कुछ कॉलीग्स वहीं पर थे। मुझे बाकी कॉलीग्स के साथ तो मेरा अभी राब्ता नहीं हुआ, लेकिन मैं निकल आई थी और दो उनसे शायद मैंने सिर्फ एक चौक ही क्रॉस किया था। और बड़ी हैरत की बात है कि जिस वक्त मैंने वो चौक उसका क्रॉस किया है और साथ ही जोरदार धमाके की आवाज़ आई है,
और अब तक 13 लोगों की वहाँ को ज्यादा के जख्मी होने की इतलात है, बच्चों समेत। लेकिन इतलात जो हमें एयरबेस के अंदर से मिल रही हैं वो ये है कि इसमें कुछ अमेरिकन फोर्सेस के भी जख्मी होने की इतलात आ रही हैं। वो अभी हमारा राब्ता हुआ है जो मिलिट्री सेक्रेटरी, जो उनके मिलिट्री को डील करते हैं, प्रेस ऑफिसर कर्नल लिया, उनसे, तो कुछ देर में मजीद तफसीलात फाइनल पता चल जाएंगी कि उनकी तरफ इसमें क्या नुकसान हुआ है। लेकिन बताया यही जा रहा है कि सुसाइड बॉम्बर ने अपने आप को डेटोनेट किया है वहां पहुंचकर, और रूटीन से हालांकि कम तादाद थी आज, गालिबन 6000 के करीब। तो अब खुद सोचें कि एबी गेट के ऊपर अगर 6000 लोग मौजूद हैं और मैं कम तादाद कह रही हूँ, तो रूटीन में 10 से 15,000 लोग जो थे वो अपनी जान की परवाह न करते हुए वहां सुबह शाम बैठे रहते थे। तो सूरत हाल काफी इस वक्त सुनने में आ रहा है कि दूसरे ब्लास्ट की भी इतलात आ रही है। मैं अभी वापसी की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास मेरी बुलेट प्रूफ वेस्ट और हेलमेट जो था वो मुझे लेना था वापस, और अब मैं वापस जा रही हूँ। तो रास्ते में इस वक्त ट्रैफिक शदीद जाम है और इस वक्त पूरे शहर में एक पैनिक की सूरत हाल फैल गई है। बिल्कुल। अच्छा सुमेरा, खुद आप वहाँ पर मौजूद हैं और आप बता रही हैं कि पूरे शहर में पैनिक की सी सूरत हाल है, तो ऐसी सूरत में जबकि तालिबान की जानिब से पूरी कोशिश की जा रही है कि अमन को यकीनी बनाया जाए, दुनिया को बताया जाए कि वो पीसफुल हैं, पीसफुल रहना चाहते हैं, उस सूरत में इस धमाके का होना क्या देख रही हैं आप, किस तरीके से देख रही हैं, क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर अफगानिस्तान का? देखिए, इसमें तो मेरा नहीं ख्याल कि इसकी जिम्मेदारी तालिबान पर आती है, और इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी कह भी नहीं सकती कि तालिबान की इसमें कोई गलती होगी, क्योंकि तालिबान पिछले तकरीबन 5 रोज क्योंकि वो तो अमन की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल न सिर्फ सिक्योरिटी निभा रहे हैं बल्कि उन्होंने कल 2 दिन पहले भी एक वाकया हुआ जिसमें, क्योंकि एनडीएसटी 2 बटालियंस जो कि अभी भी एयरपोर्ट के अंदर है, जिन्होंने सरेंडर करने से इनकार कर दिया था, उनकी किस्मत का फैसला तब होना था जब 31 अगस्त को अमेरिकन चले जाते। या तो वो अमेरिकन के साथ विड्रॉ कर जाएंगे या वो रोकेंगे और सरेंडर करेंगे। लेकिन उस दिन भी एक वाकया ऐसा ही हुआ कि जब उनमें से एनडीएस के अरकान में से किसी ने एयरपोर्ट की दीवार के बाहर खड़े तालिब सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर, अलबदरी 313 यूनिट के एक कमांडो के ऊपर जब फायर करने की कोशिश की, तो उसको अमेरिकन, ब्रिटिश और जर्मन फोर्सेस ने उस अननोन अनआइडेंटिफाइड गनमैन को उन्होंने मारा ताकि वो तालिब जो है उसके ऊपर वो अटैक जो है वो थॉट किया जा सके। लेकिन अभी इस अटैक की इतला जो थी वो कल अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अपने स्टेटमेंट में दी कि दाइश की तरफ से क्योंकि खतरा है और हमें 31 अगस्त को यही मशवरा मिला है कि हम 31 अगस्त तक अपने आप को विड्रॉ करें ताकि मजीद नुकसान ना हो। और वैक्यूट कर लें वहां से। अच्छा सुमेरा, पंजशेर की सूरत हाल का कुछ बताएगा? मुज़ाकरात की खबरें भी आ रही हैं, वो दुरुस्त हैं, वहाँ दोनों जानिब से हमले रोक दिए गए हैं, क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है। जबल सराज पर इस वक्त दोनों अतराफ से एक जो निगोसिएशन का राउंड है जो कि शायद हतमी राउंड समझा जा रहा है, लेकिन अफगानिस्तान की सूरत हाल ऐसी होती है कि यहाँ हतमी राउंड होते होते भी तकरीबन 1 से 2 दिन लग जाते हैं। तो पंजशेर की रैली में इस वक्त मजीद हमें सुनने में यही आया है कि किसी किस्म का कोई हमला नहीं है दोनों जानिब से। अलबत्ता पंजशेर वैली के अतराफ में 3 पहाड़ियों पर तालिब सिक्योरिटी फोर्सेज ने कब्जा कर रखा है और इस वक्त लेकिन मामला काफी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और उम्मीद है कि ये जब ये वाला राउंड खत्म होता है मुज़ाकरात का, जिसमें इस वक्त उलमाए दीन भी शामिल हैं हर मसलक के, तो वो इस मामले को यकीनन एक बेहतरी की तरफ मोड़ कर और फिर इसको एक मंतकी अंजाम तक लेकर जाएंगे। ठीक है। अच्छा, हामिद करज़ई के हवाले से क्या इतलात हैं कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया है? कितनी सदाकत है इन बातों में? नहीं, कतन नहीं, ये यकीनन खामखा एक तकलीफ दे सूरत हाल को मजीद खराब करने के लिए ये एक अफवाह उड़ाई गई है और अभी इसका भी एक तयन किया जा रहा है कि ये स्टेटमेंट कहाँ से जनरेट किया गया। कुछ हल्के कह रहे हैं कि शायद अब्दुल्ला और हामिद करज़ई के हलकों ने ही ये खबर उड़ाई हो, क्योंकि वो काफी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं कि तालिबान उनको गवर्नमेंट साजी के लिए, हुकूमत साजी के लिए किसी तरह अप्रोच करें। और ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि तुर्की की जो सूरत हाल है वो बड़ी अब दिलचस्प हो गई है। पहले वो इनखला के बाद भी काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल संभालने पर बज़िद थे और अब वो वापस जाने पर राजी हो गए हैं, तो हालात देखकर उन्हें अब समझ आ गई है क्या कि शायद तुर्की के 500 फौजियों का इनखला शुरू हो गया है? मेरा ख्याल है कि ये तो देखिए प्रीएम्प्टेड था, ये तो हमें पता था पहले से कि उन्होंने जाना है। हर मुल्क ऐसा कोशिश कर रहा है थोड़ी सी हीरोगिरी करने की। अब वो हीरोगिरी के चक्कर में उन्होंने तालिबान को काफी हद तक नाराज कर दिया। अब मेरी इत्तला के मुताबिक कल 2 फ्लाइट्स हुई हैं और उनका इनखला जो है वो मुकम्मल हो चुका है। तो टर्किश फोर्सेज इस वक्त हमारी इत्तला के मुताबिक हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो वो छोड़ चुकी हैं और उनका ये भी सुनने में आया कि शायद नूर खान एयरबेस पर वो अपनी कमर्शियल फ्लाइट को मीट करेंगे। यहाँ से वो मिलिट्री फ्लाइट पर गए, लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक टर्किश फोर्सेज जो है वो छोड़कर जा चुकी हैं अफगानिस्तान।
ठीक है। अच्छा, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अफगानिस्तान में अब भी 1500 अमरीकी शहरी मौजूद हैं। तालिबान 31 अगस्त के बाद भी इनखला की इजाज़त पर राजी हैं। क्या ये दावा दुरुस्त है? तो कोई नई डेडलाइन तय हुई है फिर? नहीं, इसको डेडलाइन से जोड़ना बेवकूफ़ी होगी किरण। ये वो बात है कि जैसे मैं अगर एक मुल्क में गई हूँ, वहाँ पर अगर कुछ सामान रह गया मेरा, तो वो कार्गो से भी आ सकता है। मैं अगर पहले फ्लाइट लेकर वापस आ गई हूँ वतन, तो यही हालात है। वो चले जाएंगे, विड्रॉल कंप्लीट हो जाएगा, ऑफिशियली कागजात पर साइन किए जाएंगे दोनों अतराफ से, एयरपोर्ट क्लियरेंस दी जाएगी तालिबान को। अल-फतेह जो उनकी यूनिट है, एक और एडिशनल और काफी डेडली समझी जाती है। ठीक है, बिल्कुल एयरपोर्ट क्लियरेंस दी जाएगी। बहुत शुक्रिया। अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन हमें सूरत हाल बता रही थी। प्रोग्राम 7 से 8 से फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई टॉप स्टोरीज के साथ। कीप वॉचिंग 7 से 8।